हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। 15 नवंबर को गवादर में शुरू होने वाली हक दो तहरीक का 28 रोज बाद 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया था और आज हुकूमत ने ऐलान किया कि गवादर के मसले पर 2 वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए वहाँ के हालात पर तबादला ख्याल करेंगे। गवादर के मामलात के ऊपर 2 वफाकी वज़रा असद उमर साहब और ज़ुबैदा जलाल जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे और वहाँ पे जो इस वक्त के मामलात हैं उनके ऊपर वो उनका हल भी बात करेंगे और जो इस वक्त वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं उनसे वो बातचीत भी करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज दावा किया कि इस्लामाबाद से कई गुना ज्यादा गवादर में पीने के पानी पर खर्चा किया गया और बताया कि 700 अरब रुपए के सदरन बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इसके बावजूद अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो तहकीकात की जरूरत है। दोनों वज़रा वहां जाकर इस बात का जायजा लेंगे और वज़ीर आज़म को जामे रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे पहले गुज़श्ता रोज इमरान खान ने इस मामले का नोटिस लेते हुए कहा था कि गवादर के मछेरों के जायज़ मुतालबात पर कार्रवाई होगी। समंदर में ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 नवंबर को नाज़रीन शुरू होने वाले एहतजाज गवादर का तारीखी इसको एहतजाज करार दिया जा रहा है, जिसमें मर्द मुजाहिरीन की बड़ी तादाद के साथ साथ ख़वातीन की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि गवादर के अवाम जो हैं वो क्या चाहते हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में होने वाली जो ये गवादर को हक दो तहरीक है, इसमें मुजाहिरीन की मजमूई तौर पर 19 मुतालबात हैं, जिसमें चीदा जो है पीने के साफ पानी की फराहमी और गैर कानूनी फिशिंग की रोकथाम जो है वो सर फहरिस्त है। मौलाना हिदायतुर रहमान इमरान खान के ऐलान को मस्बत समझते तो हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने शिकवा ये किया कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस को 24 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत का दावा है कि सूबाई हुकूमत पहले ही कई मुतालबात पर अमल दरामद कर रही है, जिसमें गैर कानूनी माहीगीरी और जो है वो ट्रेलर्स के जरिए फिशिंग पर पाबंदी समेत गवादर को साफ पानी और फायर ब्रिगेड की सहूलत की फराहमी यकीनी बनाना शामिल है। जबकि 2 रोज़ पहले बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने दावा किया था कि गवादर धरने के 19 में से 16 मुतालबात सूबाई हुकूमत ने मंजूर कर लिए हैं और 3 मुतालबात जो हैं वो वफाकी हुकूमत के डोमेन में आते हैं जो कि पूरी करेगी। लेकिन मौलाना हिदायतुल्लाह जो है वो सूबाई हुकूमत के इस दावे की नफ़ी करते हैं। इस तमाम मामले पर बात करेंगे खुद हक दो गवादर तहरीक के रूह रमा मौलाना हिदायत साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, एहतजाज को 1 महीना पूरा हो चुका, वज़ीर-ए-आज़म नोटिस ले चुके, 2 वफाकी वज़रा आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि 19 में से 16 मुतालबात बलूचिस्तान हुकूमत में पूरे कर लिए हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। एहले बलूचिस्तान हर तबके हर शोबे के हवाले से मालूम है। मैं आपके तवज्जो से मैं हर जगह ये बात कर रहा हूँ, एक एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो एहतजाज ये है कि आपका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुरू दिन से आप हमारे जो आपका चैनल है जी कवरेज भी दे रहा है, तावन भी करते हैं, हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं देख रहा था, मैं 1 महीने से एहतजाज कर रहा हूँ, मैंने लाखों लोगों को निकाला, हक दो बलूचिस्तान को रैली निकाली हमने 10 दिसंबर को। उसी दिन हमारे जो चैनल है पाकिस्तान के, हम तो पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन है, पुरअमन है, जमहूरी है, सियासी है, आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हमारे जो कौमी चैनल उर्दू चैनल थे वो कतरीना कैफ को दिखा रहे थे, इंडियन लड़की को दिखा रहे थे और इल्ज़ाम हमें लगाया जाता है बलूचिस्तान वालों को इंडिया के एजेंट है। हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं अहले बलूचिस्तान की तरफ से आपके चैनल के तवज्जो से मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ, एहतजाज करता हूँ। उर्दू चैनल के मालिकान से मैं अपील करता हूँ कि हमें पाकिस्तानी समझो, हम पाकिस्तानी है। कतरीना कैफ इंडियन है, वो हिंदुस्तानी औरत है। अगर आप इंडिया के आपको मफादात अजीज हैं, इंडिया की औरतों को आप ज्यादा कवरेज देते हैं तो अहले बलूचिस्तान
उर्दू चैनल के हवाले से कोई फैसला महफूज। चले मौलाना साहब, आपके गिले शिकवे और वो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह पाकिस्तानी अवाम के सामने भी पहुंच गए और मीडिया के सामने भी पहुंच गए। 2 रुकनी कमेटी असद उमर, जुबैदा जलाल आपके पास आ रहे हैं। जुबैदा जलाल का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। आपके 16 मुतालबात बलूचिस्तान हुकूमत ये बता रही है कि मान लिए गए हैं। अगर मान लिए गए हैं तो फिर धरना क्यों खत्म नहीं कर देते आप? ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत जो है ना गलत बयानी कर रही है। अच्छा, 16 मुतालबात बिल्कुल नहीं ये अमल दरामद हुआ। ये गलत बयानी इस तरह है कि जो 16 मुतालबात को हुकूमत बलूचिस्तान कह रही कि हमने अमल दरामद किया है, उसका तरीका ये है कि हम कमेटी बना रहे हैं, मुतालिका फॉर्म को भेजेंगे, सर्कुलर लिखेंगे, लेटर जारी करेंगे। उसके ये जुमले हैं जो उन्होंने हमें बताया किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं। भाई हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में हम चाहते हैं कि आप उस पर अमल दरामद करें। हम भूख से मर रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं और बलूचिस्तान हुकूमत है कि इस पे हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है कि हमें कमेटी बना रहा हूँ। अगर ये 2 रुकनी वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, हमने खैर मकदम भी किया है, उम्मीद भी रखते हैं कि शायद ये बात काम हमारा आगे बढ़े। तो 2 रुकनी जो वफाकी काबीना के उज़रा साहिबान आ रहे हैं उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। उनसे भी बैठेंगे, बात करेंगे, हम देखेंगे कि वो हमारे मसाइल हल करते या नहीं करते। हम तो अच्छा, आपका जो गैर कानूनी चीज माहीगिरी के खात्मे का मुतालबा है ट्रायलों के जरिए, अभी तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो मुतालबा वो पूरा करेंगे। आप मुतमईन नहीं लग रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ये गलत बयानी करे। ट्रॉलर माफिया की अब तक सरपरस्ती है। ट्रॉलर्स अब तक हमारे समंदर में मौजूद हैं। ट्रॉलर जो है ना बाकायदा वो मुसल्लह भी हैं, वो माहीगीरों पे हमला भी करते हैं, फिशरीज अफसरान पे हमला करते हैं। और वजारत फिशरीज, बलूचिस्तान हुकूमत की वजारत फिशरीज बत्ताखोरी में मुलव्वस है। उनको नंबरिंग करते हैं, उससे बत्ता ले रहे हैं, अब तक ले रहे हैं, आज की तारीख तक ले रहे हैं। तो ये खत्म नहीं हुआ और उसकी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत तवज्जो भी नहीं दे रही है। अच्छा, साफ पानी की अगर बात करें, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 700 अरब रुपए सदरन बलूचिस्तान मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है। अब मसला हल नहीं हुआ तो उसकी तहकीकात की जरूरत है। पीने के साफ पानी की अगर बात करें, ये जो 700 अरब रुपए, क्या आपको कहीं नजर नहीं आ रहे गवादर में ये कहां लगे हैं? 700 अरब 700 अरब रुपए लगे हैं। न पानी है, न सड़क है, न इलाज है, न तालीम है, कुछ भी नहीं है। ये करप्शन की नजर हुई तो तहकीकात, अगर वफाकी हुकूमत तहकीकात कराए, कुछ कमीशन बनाए, पता है छोटा सा इलाका जो जिसकी आबादी 2 लाख भी नहीं है, 2 लाख की आबादी में 700 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद वहां के लोग तड़प रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, सीवरेज नहीं है, गैस नहीं है। तो वफाकी हुकूमत तहकीकात करे कि पैसे लेकिन मौलाना साहब, ये जो आपके मुताबिक ये तो आपके बुनियादी हक हैं, पीने का साफ पानी हो या गैर कानूनी फिशिंग वगैरह हो, सेहत के आपके मसाइल हैं, तालीम वहाँ पर मेयारी नहीं है, तो आपके जो सूबाई कौमी असम्बली के अरकान हैं वो मौजूद हैं, आप उनसे मुतमईन नहीं है? ये मुतालबात वो कभी नहीं उठाते? नहीं, बिल्कुल। अगर ये उठाते देखें बलूचिस्तान में जो जितने मेंबर हैं, अक्सरियत ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, ये ठप्पे से आए हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। अवाम के नुमाइंदे होते तो ये जो ट्रॉलर माफिया है उस पर बात करते, बॉर्डर माफिया उस पर बात करते, चेक पोस्टों में लोगों की तजलील से बात करते, मनशियात के अड्डे 10 लाख नौजवान बलूचिस्तान के मनशियात में लथपथ हो चुके, इस पर बात करते। तो अगर बलूचिस्तान के सरजमीन के ये वारिस हैं तो बलूचिस्तान के लोग आज तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, माएँ चीख रही हैं, उनके हजारों हमारे जगर गोशे लापता हैं। तो ऐसे लगता है कि इससे मुतमईन ही कहीं ये नालायक है और उनका अवाम से दूर दूर से ताल्लुक चले। नहीं है। मौलाना हिदायतुर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, अब इशू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस भी ले लिया है, 2 रुकनी कमेटी का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन ये जो मौलाना साहब बता रहे थे वहाँ पर हज़ारों, बल्कि 1 लाख से मेरा ख्याल है उनकी तादाद ज़्यादा होगी, वो माएँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे सड़कों पर बैठे हुए हैं और बड़े जेन्युइन मुतालबात हैं उनके, और ये इनके बुनियादी हुकूक हैं जो कि हर पाकिस्तानी को, चाहे वो इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कराची हो, लाहौर हो, सबको ये हुकूक हासिल हैं। तो क्यों बलूचिस्तान का जो सबसे जो हम कह रहे हैं कि जी गवादर आगे जाके गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए,
तो जो गेम चेंजर है, जहां के वो बासी हैं, उनको कम से कम बुनियादी हुकूक तो देने चाहिए। और इमरान खान साहब जो हैं, उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, और आपने जिस तरह मौलाना साहब को सुना, लग रहा नहीं है कि वो मुतमईन हैं अपने अरकान असम्बली से भी। जो अब वक्त आ चुका है कि इनके जो ये मुतालबात हैं, और ख़ुसूसन मीडिया को भी चाहिए कि ये जो बुनियादी मुतालबात हैं इसको जितना हाईलाइट कर सकें उतना अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए भी और बलूचिस्तान के गरीब अवाम के लिए और डिप्राइव्ड अवाम के लिए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क के सियासी माहौल में इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। कई बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो कई अनकरीब होने वाले हैं, और ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि नून लीग और PTI के अलावा तकरीबन तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मोड में चली गई हैं। नून लीग मफामत और मजामत के बयानिए में फंसते फंसते अब फैसला साजी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ को महंगाई और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। अहम इशूज जो हैं इस वक्त मुल्क की वो मुतनाज़ बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर ज़ोर ज़बरदस्ती से सही, लेकिन हुकूमत ने EVM पर कानून साजी करवा ली, और अब बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, जिस पर भी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपना दबाव बढ़ाती जा रही है। आज भी होने वाले काबीना इजलास में इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया गया कि वो फौरी तौर पर EVM मशीनों का बंदोबस्त करने के लिए जो है वो एक ड्यू प्रोसेस शुरू करे। इलेक्शन कमीशन को सिंपल ये चाहिए कि अपनी शराइत पर मबनी एक टेंडर इशू करे, और पूरी दुनिया से जो भी कंपनीज ये बनाती हैं वो बनाएंगी और वहां पे लेके आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, ये सबसे पहले 2012 में आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये उठाया था, और नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की कि वो इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाए। हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम समझते हैं कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा करने की जरूरत है। आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ये धमकी भी दी थी कि अगर हुकूमती मुतालबे के तहत ये काम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोके जा सकते हैं। दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी दोस्त धमकी के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। आज ही दी न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक EVM से इलेक्शन करवाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी किस्म का दबाव लेने से जो है वो वाज़ेह इनकार कर दिया। खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने ऐसी तवक्को नहीं रखी अपने इलेक्शन कमीशन से जैसे कि 2023 के इंतखाबात से मुतालिक हमसे रखी जा रही है। ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया कि हुकूमत में कुछ अनासर उन पर दबाव डाल रहे हैं कि दुबई की एक कंपनी से EVM खरीदें। हमारी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को हुकूमत को एक ख़त लिखा, जिसमें इस्लामाबाद में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के लिए 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फरामी, उनके इस्तेमाल, सिक्योरिटी और अमले की तरबियत से मुतालबा किया गया था, जिस पर हुकूमत ने फिर 10 दिसंबर को उन्हें जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में खुद टेंडर जारी करे। उन्होंने मुतालबा किया और ECP को एक फोकल पर्सन तैनात करने का भी कहा गया ताकि हुकूमत की जानिब से उसे हर तरह की मुआवनत फराम की जा सके। EVM के अलावा हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन के सर पर सवार है। गुज़श्ता रोज़ भी बाबर अवान ने यह मुतालबा किया था कि ECP बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग में शामिल करने के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करे ताकि अपनी रजिस्ट्रेशन कराकर वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। EVM के मामले पर अपोजिशन भी यकसू नहीं दिख रही। गो के अपोजिशन ने इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया था, कानून साजी को चैलेंज करने का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल इस मुतालिक फैसला नहीं हो सका। नून लीग के सीनियर नायब सदर शायद खकान अब्बासी की बात सुने तो वो इस इंतजार में हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में कितनी मज़ामत करता है, उसके बाद अपोजिशन कुछ करे। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। हम अपना भी राइट हमारा महफूज है, किसी वक्त भी जा सकते हैं इस जैली वोटिंग मशीनों के खिलाफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या अमल दरामद करता है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने, जबकि आगे चलकर हम बात करेंगे सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब से। फ़ारूक हबीब साहब, EVM का मामला एक बार फिर ज़ेर बहस है और इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बता रहे हैं कि वी विल नॉट डिसाइड ऑन यूज़ ऑफ EVM अंडर प्रेशर। आज अंसार अब्बासी साहब की बड़ी डिटेल स्टोरी है, वो ये कह रहे हैं कि जी ECP ये कह रहा है कि हम पर प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि दुबई बेस्ड एक फर्म से आप EVM खरीदें, लेकिन ECP के बकौल हम इस तरह से अंडर प्रेशर रह के मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, देखें, कोई कतन इस किस्म का प्रेशर नहीं है।
मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। जहाँ तक ये बात कही जा रही है कि कोई दुबई बेस्ड कंपनी है, इसको तो मैं स्ट्रेट अवे जो है वो इसको मुस्तरद हूँ। जहाँ तक रह गई बात ईवीएम के ऊपर इंतखाबात करवाने के हवाले से, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो हमारी कमेटी को, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उसको उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि आइंदा आने वाले जो इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो इंतखाबात जो हैं वो आप ईवीएम के ऊपर जो है वो करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ 4000 के करीब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जरूरत होगी। वो एक पायलट प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो पेशरफ्त है, आज इसको पूरी काबीना ने भी जो है इसको वेलकम किया है। ये एक वेलकम मूव है, हम इसे वेलकम करते हैं। और ये जो इस्लामाबाद के अंदर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होंगे जो कि ईवीएम के जरिए होंगे, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर कोई आगे पेशरफ्त होती है तो आप ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात होंगे उसके लिए भी जो है वो ईवीएम के ऊपर करवाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो सिस्टम भी चेक हो जाएगा और इस हवाले से जो लोगों का एतमाद है वो भी ईवीएम के ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। और इसके ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारे कंसर्न्ड जो मिनिस्ट्री है वो इस हवाले से जो है वो बिल्कुल उनके साथ राब्ते में है। और इस हवाले से जो भी इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटी सहूलत जो उनको चाहिए होगी वो हम फराहम करने के लिए भी जो है वो तैयार हैं। जहां तक रहेगी बात कानून के मुताबिक, कानून में तो आपको पता है तरमीम हो चुकी हुई है। अब तो इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए होने हैं और मशीन कौन सी इस्तेमाल करनी है, कहां से प्रोक्योर करनी है, कैसी होगी, इन तमाम चीजों का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो लिहाजा कोई ऐसी खबर अखबार में पब्लिश हो जाए जो कहे कि हम डिक्टेट कर रहे हैं, तो हम तो डिक्टेट कर ही नहीं सकते। ये कानून के मुताबिक इंतखाबात ईवीएम पे होने हैं, लेकिन ईवीएम का कौन सा मॉडल होगा, कहां से प्रोक्योर करना है, ये सीधा इख्तियार इलेक्शन कमीशन का। फारूक हबीब साहब, देखिए आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की बात की। 3 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को ख़त लिखा कि 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके अलावा अमले की तरबियत उन्होंने आपसे मुतालबा किया, जिस पर 10 दिसंबर को आपने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में टेंडर जारी करेगा। अब इलेक्शन कमीशन के ज़राए हमें ये बता रहे हैं टेंडरिंग के प्रोसेसिंग में तकरीबन टेंडरिंग 9 माह लग सकते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी को जल्दी में अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो इसमें मामलात बिगड़ सकते हैं। और ये कि जी एक फोकल पर्सन आपने तैनात करने का कहा, अगर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की ये सोच है तो 12 करोड़ अवाम के इंतखाबात कैसे होंगे? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और जितनी हमारी मतलूबा तादाद है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बनाई भी जा सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन की एक अपनी रिपोर्ट है 2010 के अंदर, जिसमें तमाम उस वक्त पार्लियामान के अंदर जमातें मौजूद थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग भी मौजूद थी। उन्होंने खुद ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके फ़वाइद हैं, जो जाली वोट हैं, जो मुस्तरद शुदा वोट हैं, उनका रास्ता रुक जाएगा। जो बैलेट पेपर छपते हैं, फेक बैलेट पेपर छप जाते हैं, उसका रास्ता रुक जाएगा। और लॉजिस्टिकल बहुत सारी चीज़ों में जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी और इसका आइंदा अगले 5 से 10 साल में इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। ये 2010 की रिपोर्ट का आपको हवाला मैं दे रहा हूँ और आज 2021 है, 11 साल गुजर गए हैं। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब पूरी दुनिया सिमट के जो है वो एक आपके हाथ के अंदर आ गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई डिले नहीं है और हमारी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो जारी है। और जो उन्होंने खत इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लिखा उसको हम मुस्बत पेशरफ समझते हैं, उसको हम जो है वो पॉजिटिव निगाह से देखते हैं और हम भी इस हवाले से चाहते हैं कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए हों। कानून भी यही कहता है और इस हवाले से हमारी तरह की फैसिलिटी जो है वो फराहम करने के लिए तैयार है और किसी किस्म की कोई टेक्निकली इशू भी अब मौजूद नहीं है। और टेंडरिंग तो इलेक्शन कमीशन ने ही करनी है, ये उनका इख्तियार है। चलें फारूक हबीब साहब, आपने 2010 की रिपोर्ट को कोट किया, इस पर इंपॉर्टेंट एक सवाल आपसे करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आपने 2010 की रिपोर्ट को कोट किया, लेकिन 2017 में एक जामे रिपोर्ट नून लीग के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने बनाई। फिर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पर चंद एतराज़ात उठाए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हेस्ट में जल्दी में करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। ये पिलडैट भी यही कह रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात जब तक एड्रेस नहीं होंगे, क्या आपको लगता है कि इस पर आगे बढ़ा जा सकता है, खुसूसन जब सियासी जमातों में ही इत्तेफाक राय नहीं है ईवीएम पर? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग, वो तो ठप्पा सिस्टम के हामी है ना। उनको तो सूट करता है कि जाली बैलेट पेपर्स छापे जाएं, इजाफी बैलेट पेपर्स छापे जाएं, और जो उन्होंने अपने हलकों में जाली वोट दर्ज करवा रखे हैं उन वोटों को जो है वो स्टफिंग के जरिए धांधली करके जो है वो गायब किया जा सके। अब ईवीएम के जरिए ना तो जाली वोट डाले जा सकते हैं, ना जाली बैलेट पेपर छापे जा सकते हैं, और ना ही जो है वो वोटों की गिनती को डिले किया जा सकता है, ना ही फॉर्म 14 के अंदर जो कि टोटल बैलेट काउंट का फॉर्म होता है उसके अंदर रद्दोबदल किया जा सकता है। जैसे ही पोलिंग बंद होगी उसके 15 मिनट बाद आपके पास पूरा रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप रातों रात रिजल्ट तब्दील कर दें, जो 2013 के अंदर हुआ था कि उस वक्त 11 बजे के बाद नताइज आना बंद हो गए थे और फिर तमाम नताइज नवाज शरीफ के हक में जो है वो हो गए थे। तो इन तमाम चीजों का जो है वो रास्ता ईवीएम के जरिए रुक जाता है। जहां तक रही बात इलेक्शन कमीशन के एतराजात के हवाले से, वो तमाम एतराजात कैपेसिटी इशू के मुतालिक हैं, और वो एतराजात का बैलेट पेपर का जो पिछला जो साबका निज़ाम था उस निज़ाम में उससे ज्यादा मौजूद हैं, और उस निज़ाम को 40 से 50 साल तो हो गए हैं नाफज हुए, कितने इंतखाबात हो गए हैं उससे, लेकिन अगर फिर भी वो फुल प्रूफ नहीं बन सका तो फिर मैं समझता हूँ कि अब ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो कर लेना चाहिए, जिससे मैं समझता हूँ कि इन तमाम एतराज़ात का तदारुक होगा और इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ होंगे। और अब ये बिल्कुल कानून का हिस्सा बन चुका है, अब तो ये बहस ही नहीं रह गई। अब तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके ऊपर पेशरफ्त करनी चाहिए, उसके ऊपर। देखिए फारूक हबीब साहब, बात यह कि 2013 के इंतखाबात का आपने जिक्र किया, लेकिन यही एतराज़ात अपोजिशन जमातें 2018 के इंतखाबात पर लगाती हैं। वहाँ पर भी आरटीएस जिस तरह से कोलैप्स कर गया, उसके बाद नताइज तब्दील हो गए, तो जो हार जाता है उनकी तरफ से इसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। आप लोगों ने जो खुद ईवीएम मशीन बनाई थी, बताइएगा, शिबली फराज साहब ने डेमो वगैरह किए, तो होना तो ये चाहिए था कि हम इस काबिल बन जाते कि अब वो सामने आ जाती। अब आप कह रहे हैं कि जी बाहर से आउटसोर्स किए जाएं, उस मशीन का क्या बना? देखिए, यकीनन पॉसिबिलिटी है। अभी तो इंतखाबात के अंदर जो है वो तकरीबन 1.25 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि जब आपने कोई काम करना हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। और दुनिया में, मैंने पहले आपको कहा कि अब ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं रह गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो प्रोक्योरमेंट है ये कोई ऐसा इशू हो। ये प्रोक्योरमेंट जो है वो हो सकती है, और इसमें किसी किस्म की कोई कदगन मौजूद नहीं है, कोई रुकावट मौजूद नहीं है। और इस हवाले से दुनिया जहाँ के अंदर ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो कि यूरोप में भी काम करती हैं, यूएस में भी करती हैं, बेशुमार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे आप जब ओपन टेंडर में जाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां बिड में आएंगी, और जो आपके उस वक्त स्पेसिफिकेशंस को आपकी मीट करती होंगी उन ईवीएम्स को जो है वो आप हासिल कर लेंगे। और अल्टीमेटली यही बात है, जब आप कोई टेंडर करते हैं तो उसकी डिलीवरी का टाइमलाइन भी उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, तो वही कंपनी पार्टिसिपेट करेगी जो डिलीवर कर सकती होगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो अब इलेक्शन कमीशन के करने की हैं, उनके देखने की, और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस कानून के ऊपर अमल। चलें फारूक हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग में के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, जो कि सेनेट में अपनी पार्टी नून लीग के पार्लिमानी कायद भी हैं। सेनेटर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि फारूक हबीब साहब ने कहा कि चूंकि अब बिल पास हो चुका है, कवानीन पास हो चुके हैं, तो अभी पूरा दारोमदार ईसीपी पर है, टेंडरिंग उन्होंने करवानी है। ये बताइएगा कि ओपोजिशन ने एक इसके खिलाफ जाना था अदालत में, अभी तक तजब्जुब का शिकार दिख रही है ओपोजिशन। जी बहुत शुक्रिया जी। शाहज़ साहब, बात ये है कि जो चैलेंज करना है वो बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट डिसाइडेड, और एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी गई है जो पार्लियामान में ऑपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो कायम की गई है। हमारी 3-4 मीटिंग्स इस बाबत हो भी चुकी हैं,
और ये तयशुदा अमर है कि इस लेजिस्लेशन को जिस तरीके से बुलडोज किया गया और जिस तरह इसको कराया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं, ये चैलेंज होने जा रहा है। और उसके लिए जो लीगल टीम है वो कुछ जाहिर है कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि आपने सारों की मुशावरत से एक ऐसी लीगल टीम का इंतखाब करना जो सारों को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो तो होना ही होना है। अब रही बात कि इस पे फौरी तौर पे रिएक्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं फाइल हुआ, देखिए ये एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हुकूमत ने भी जिस तरह जल्दबाजी में ये सारा कुछ किया, अगर हम भी वही करेंगे तो फिर वही बात हमारे बारे में कही जाएगी कि शायद इन्होंने सिर्फ ये जान छुड़ाने के लिए केस किया। इसको पूरी तैयारी के साथ और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको सामने रखते हुए हम तैयार करेंगे। देखिए तार साहब, दुस्साफ मसला ये कि कितना इंतजार इस पर, क्योंकि मामला ये कि अब इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात EVM पे हो रहे हैं, टेंडरिंग हो जाएगी। अगर एक कामयाब पायलट लॉन्च कर दिया गया तो एक कामयाब टेस्ट केस मौजूद होगा। तो क्या मतलब आपकी प्लानिंग क्या है? अब तो आम इंतखाबात में भी 1.5 साल रह गए हैं। देखिए शाहज़द साहब, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ जी, हमने कमेटी में भी ये बात की और पार्लियामान में भी ये बात हुई। अब सुनी किसी ने नहीं और ना ही शायद हुकूमत सुनना चाहती थी। हम लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये सिरे से नामंजूर है, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारा तो रोना पीटना ये है कि नंबर 1 ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी चाहिए कि अब हम तैयार हैं और इस सिस्टम को अब ले जाया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आपने करना है और आप तुले हुए हैं, तो जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेंडिंग प्रोसीडिंग में भी कहा था कि आप इसे पायलट करें, और 2 पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल ना हुए, एक लाहौर में एक पेशावर में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रुक गया। उन्होंने कहा कि दुनिया मशीन से वापस पेपर बैलेट पे आ रही है। हम अरबों रुपए की मशीनरी अगर लेने के बाद, एक गरीब मुल्क पे थोपने के बाद ये कहें कि ये सिस्टम जो है ये कामयाब नहीं, तो ये बड़ी ज्यादती होगी मुल्क के साथ। तो उन्होंने हुकूमत से कहा कि आप इसको पायलट के लिए ज़हन में रखें। हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं थी पायलट में। ये तो अभी 6 माह पहले इन्होंने शोशा छोड़ा ना कि सारे इलेक्शन को ही उन्होंने यक जुम्बशे कलम, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बलियों के तमाम जो आम इंतखाबात हैं आमाइंदा वो EVMs पे होंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दानिशमंदाना सोच नहीं है। हमारे मुल्क में जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है जेन्युइनली अगर देखा जाए तो वो 20-25% से ज्यादा नहीं है। लिखना पढ़ना जानने वाले को आप लिटरेट कहें वो बात। तो ताहिर साहब, मुझे बस ये समझना कि आपने जो चैलेंज करना है इस बिल को, उस दरख्वास्त पे काम हो रहा है, लेकिन आप हतमी नहीं बता सकते कि 1 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है जाहिर है ये महीनों में नहीं जाएगा शाहज़ब, ये 3-4 वीक्स में। अब वैसे भी एक विंटर ब्रेक आनी है 10-1 दिन की, सुप्रीम कोर्ट में भी होती है हर साल। मेरे ख्याल में 24 दिसंबर से कुछ 4-5 जनवरी तक एक ब्रेक आएगी छोटी सी। मेरा ख्याल है सून आफ्टर ब्रेक ये फाइलिंग्स हो जाएंगी, शायद उसके दरमियान भी हो जाए, और ये कोई महीनों में नहीं जाएगा। ये डिसाइडेड है कि इसको चैलेंज करना है और उस पर एक कमेटी काम कर रही है, और वो सिर्फ कमेटी नशिस्तम बर्खास्तन नहीं है। हमने जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स हैं वो भी सारे पेरूज किए हैं, और ये केस हम रखेंगे अदालत के सामने भी कि ये बहुत सेंसिटिव लेजिस्लेशन है जो इलेक्शंस के, क्योंकि ये वो कवानीन है जिनकी वजह से कानून बनाने वाली असेंबली मार्ज वजूद में आती है। तो इसमें तो बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट की अगर बात की जाए, हुकूमत हाथ पैर मार रही है, कोई कानून ले आए, तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए आप लोगों को भी साथ देना चाहिए उनका? बिल्कुल होना चाहिए जी। मैं तो खुद कहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार है, और तरीकाकार ये है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है ये हमारे आईन पाकिस्तान में प्रोवाइड किया गया 226 के तहत। तो आइन में उसकी तरमीम की जरूरत है। आपको याद होगा कि हुकूमत ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया, रेफरेंस, सदारती रेफरेंस फाइल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि आप इसमें अगर तब्दीली चाहते हैं तो आप आइन में तब्दीली करें। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को धौंस चलाने की बजाय तमाम सियासी जमातों को और स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। कंसेंसस डेवलप होना चाहिए कि इस मेहनत से, इस
इस मकरू धंधे से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है और इसमें सियासी जमातों का भला है, और उस मुतफ़िका राय के नतीजे में आइन में तरमीम करके जो नया तरीकाकार है वो वज़ा किया जाए, ना कि अददी अक्सरियत में फिर एक भोंडी कोशिश की जाए कि आप कानून बदल लें और वो सब ठीक हो जाएगा। उस पर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस में ओपिनियन ये दी कि आपको आइन तब्दील करना चाहिए, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई कि इसके लिए कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बुनियादी कवानीन हैं। आप इनको अगर तब्दील करना चाहते हैं तो क्यों लॉ मेकर्स ने कहा कि 2/3 अक्सरियत से आइन तब्दील होगा, इसके बगैर नहीं होगा, ताकि इसका मजाक ना बन जाए। लोगों ने सोच समझ के कानून बनाया था। सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो जमहूरियत की रूह है, क्योंकि उसके जरिए आप अपने ज़मीर की आवाज पे वोट डालते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं जो आपकी ख्वाहिश है, और जमहूरियत की बुनियाद और जो उसकी रूह है वो विल ऑफ वोटर है, कोई और चीज नहीं है कि जो अवाम चाहे वो होना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच। साजिन, आपने सुना फरूख हबीब साहब को भी और तारड़ साहब को भी, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है, देखें कि पाकिस्तान में ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2013 के इंतखाबात के नताइज को PTI ने नहीं माना। 2018 में जो कुछ हुआ, ओपोजिशन का दावा है RTS को फेल करवाया गया और जाली मैंडेट दिलवाया गया। तो ये कंट्रोवर्सीज ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि EVM का जो मामला है इसे बड़ा सीरियसली लिया जाए। अगर ओपोजिशन के रिजर्वेशंस हैं वो कोर्ट में चली जाए, या जो भी है, हुकूमत अगर ECP पर छोड़ दे और ECP के जो एतराज़ात हैं उसको दूर कर दिया जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि अब मौजूदा दौर में भी अगर पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो साफ़ और शफाफ उसका इनेकाद नहीं हो सकता, तो उसका यकीनी तौर पर जमहूरियत के लिए भी नुकसान है और मुल्क के लिए भी नुकसान है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मिलता है।